आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इथोपिया की पार्लियामेंट से किया खिताब। उन्होंने भारत और इथोपिया को करार दिया इलाकाई अमन, सलामती और कनेक्टिविटी में कुदरती शराकत दार। पीएम मोदी के खिताब के दौरान वहां के अरकान पार्लियामेंट ने कई बार वज़ीर आज़म के लिए खड़े होकर बजाई तालियां। उर्दन और इथोपिया के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म मोदी आज शाम पहुंचेंगे ओमान। इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान हो सकता है इक़्तिसादी शराकत दारी का एक जामे मुआहिदा। राज्यसभा में सबका बीमा सबकी हिफाजत तरमीमी बिल पर बहस जारी। लोकसभा में न्यूक्लियर एनर्जी बिल पर बहस जारी। तरक्की याफ्ता भारत जी राम जी बिल 2025 भी आज ऐवान में बहस और मंजूरी के लिए दर्ज। और अब जल्द ही खत्म होगा टोल प्लाजों पर इंतजार। अगले साल के आखिर तक मुल्क भर में नाफिज किया जाएगा एआई पर मबनी डिजिटल टोल वसूली निजाम। सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने राज्यसभा में कहा कि टोल प्लाजों से अब बगैर रुके 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गुजरेंगी गाड़ियां। लखनऊ में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20 मैच में सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल से बड़ी इनिंग्स का है इंतजार। और अब खबरें तफसील से। 2 रोजा दौरे के बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इथोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा के ओमान के लिए रवाना हुए। इथोपिया के वजीर आज़म अबी अहमद अली ने वजीर आज़म मोदी का खुसूसी एहतराम करते हुए प्रोटोकॉल तोड़ा और उन्हें रुखसत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ओमान पहुंचेंगे। ओमान स्ट्रेटेजिक लिहाज से एक अहम खलीजी मुल्क है जो भारत के मगरबी साहिल से सिर्फ समंदरी रास्ते से जुड़ा हुआ है। भारत ओमान ताल्लुकात और उसकी तरक्की के इम्कानात पर ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत से नामानिगार नीरज सिंह की हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मगरबी एशिया में ही एक जुनूब मशरकी अरब मुल्क ओमान सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और यमन के साथ सरहदों का इश्तराक करता है और इसके जुनूब मशरिक पे बहिरे अरब से मुल्हक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर 2018 के बाद दूसरी बार सल्तनत ओमान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दिफा, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी से लेकर टेक्नोलॉजी तक के वसीतर ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाएगा। One of our oldest strategic partners in the Gulf region, India's relations with Oman are all-encompassing and spans diverse fields such as trade and investment, maritime cooperation and connectivity, energy security and green energy, agriculture and food security, health, defense and security, technology and culture. भारत और ओमान के ताल्लुकात तकरीबन 5000 साल पुराने हैं। ये सिफारती ताल्लुकात 1955 में कायम हुए। ओमान के हुक्मरान सुल्तान हैसम बिन तारिक ने दिसंबर 2023 में भारत का सरकारी दौरा किया था। ओमान खलीज में भारत का सबसे करीबी दिफाई शराकतदार है। ये वाहिद GCC मुल्क है जिसके साथ भारत मुश्तरका बहरी, जमीनी, फिजाई फौजी मशकें करता है। ओमान में 6000 से ज्यादा भारत ओमान मुश्तरका मंसूबे मौजूद हैं जो इसकी मईशत में 7.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का हिस्सा डाल रहे हैं। ओमान भारत मुश्तरका सरमायाकारी फंड भारत में मंसूबों के लिए 50-50 के तनासुब में मुश्तरका मंसूबे के तौर पर कायम किया गया है। OIJIF ने आज तक 320 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की है और मजीद 300 मिलियन अमरीकी डॉलर अमल दरामद के मरहले में है। दोनों ममालिक नवंबर
2023 में शुरू होने वाले एक जामे इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे या CEPA पर बातचीत कर रहे हैं। इसे भारतीय काबीना और ओमान की शूरा काउंसिल दोनों से मंजूरी मिल चुकी है और इम्कान है कि इस दौरे के दौरान दीगर अहम मुआहदों के साथ दस्तखत किए जाएंगे। Trade and investment relations are a key pillars of our relations with Oman. Our bilateral trade for financial year 2025 stands at US $10.61 billion. Bilateral investment flows have also been robust, as reflected in the numerous joint ventures established both in India and Oman. There are several India-Oman joint ventures present in Oman contributing to the country's economic growth and development. ओमान की आबादी 6,75,000 भारतीय तारकीन पर मुश्तमिल है, जो दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत राब्ते का काम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे का ओमान में मुक़ीम तारकीन वतन को बेसब्री से इंतजार है। बहुत बड़ा इंतजार है। अपने ग्रेट लीडर, विजनरी लीडर यहाँ आ रहे हैं, वो भी दूसरी बात। हम लोग काफ़ी इंतज़ार करें उनका आने के लिए, उनका हर्षोल्लास से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। पूरी इंडियन कम्युनिटी ओमान में जो उनकी बेतबरी से इंतज़ार कर रही है, वो डेफिनेटली बहुत उत्साहित हैं। ओमान भारत की मगरबी एशिया पॉलिसी का एक अहम सतून भी है और खलीज ताउन काउंसिल, अरब लीग और बहरे हिंद रिम एसोसिएशन का एक अहम सालिस भी है, जो दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक नई गहराई देगी। 2018 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान पहुंचे थे और कई सारे समझौतों पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से ओमान और भारत के लोगों को भी कई सारी उम्मीद हैं। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, मस्कट, ओमान। वज़ीर-ए-आज़म के ओमान दौरे से दोनों ममालिक में कारोबार के सिलसिले में ज़बरदस्त जोश व खरोश पैदा हुआ है। जिंदल ग्रुप के स्टील की सनत में ओमान में सबसे ज्यादा सरमायाकारी की है। नामानिगार नीरज सिंह ने मारूफ सनतकार नवीन जिंदल के साथ तिजारत के मुस्तकबिल और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के बारे में बात की। उद्योगपति नवीन जिंदल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, कैसे देख रहे हो भारत ओमान के कारोबारी रिश्तों को? देखिए, भारत और ओमान के रिश्ते बहुत ही पुराने हैं, हज़ारों साल पुराने रिश्ते हैं। और अगर हम कारोबारी रिश्ते की बात करें तो भी ये बहुत मजबूत हैं। और 2018 में माननीय मोदी जी यहाँ पर ओमान आए थे, मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद हैं। और तब से और हमारे रिश्ते अधिक मजबूत हो रहे हैं। ओमानी लोग भारतीय लोगों की बहुत इज़्ज़त करते हैं। यहाँ पर हर जगह एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत मूल के लोगों की है। उनको बराबरी का उनको यहाँ काम करने का मौका मिलता है, उनकी बहुत इज़्ज़त होती है। और जब इस तरह से जब हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब ओमान आते हैं, इससे हमारे दोनों देशों के रिश्ते और अधिक मजबूत होते हैं और दोनों देशों के बीच में एक विश्वास मजबूत होता है, एक व्यापारिक रिश्ता भी मजबूत होता है, एक आपसी रिश्ता मजबूत होता है। तो इसलिए सभी ये लोगों को यहाँ पर बहुत माननीय मोदी जी का उत्सुकता से उनका इंतज़ार है और बहुत खुश हैं यहाँ के लोग। आप सर देखें कि आप एक बड़े उद्योगपति हैं इंडिया के अंदर, और भारत ओमान के बीच जो कारोबार है 2024-25 में देखें तो 10.6 करीब बिलियन अमेरिकी डॉलर था। प्रधानमंत्री जब ओमान के राष्ट्राध्यक्ष या प्रमुख के साथ बैठेंगे, निश्चित तौर पर कई सारे इशू हैं, कारोबार को भी बढ़ाना है, फ्री ट्रेड जो डील है उस पर भी बात करनी है। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मिलकर इस कारोबार को और बढ़ाएंगी? 10.6 मिलियन से और आगे जा सकता है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ओमान आने से, यहाँ पर उनकी बातचीत से, यहाँ पर बहुत बड़ा बिज़नेस डेलीगेशन भी भारत की तरफ से आया हुआ है। तो जब आपस में लोगों का मिलना जुलना होगा, जब आपस में उद्योगपतियों का आपस में मिलना जुलना होगा, सरकार के लोगों में आपस में मिलना जुलना होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व और ओमान के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका आपस में जब मिलना जुलना होगा, तो हमारे ये रिश्ते हमारे और मजबूत होगा। दोनों देशों के बीच में विश्वास और बढ़ेगा, व्यापार और बढ़ेगा, और जिससे मैं समझता हूँ कि ओमान को भी बहुत लाभ मिलेगा और भारत को भी लाभ मिलेगा। और दोनों देशों के लोगों को आपसी रिश्ते का, आपसी संबंधों का, आपसी व्यापारिक रिश्तों का
सभी को लाभ मिलेगा इसका। तो ये थे हमारे साथ प्रमुख उद्योगपति नवीन जिंदल जी, जो बता रहे थे कि उन्होंने ओमान के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते बहुत गहरे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा इन रिश्तों में और ज़्यादा गहराई लेकर आएगी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दूसरे दिन इथोपिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। इथोपिया की पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर के बाद मेंबरान उनके एहतराम में खड़े हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अब तक 18 ममालिक की पार्लियामेंट से खिताब कर चुके हैं। वो आलमी इदारों की इस्लाह, उन्हें 21वीं सदी की उमंगों के मुताबिक ढालने और ग्लोबल साउथ की आवाज़ों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के मजबूत हिमायती हैं। इथोपिया की पार्लियामेंट में उन्होंने एक बार फिर कहा कि ग्लोबल साउथ पूरी दुनिया के लिए है। Honorable members, the global south is writing its own destiny, and India and Ethiopia share a vision for it. Our vision is of a world where the global south rises not against anyone but for everyone. A world where development is fair, where technology is accessible, and where sovereignty is respected. वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के जमहूरी निज़ाम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क सबका साथ, सबका विकास पर यकीन रखते हैं। We too are an ancient civilization, walking confidently into the future. With the call of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, together for everyone's growth, with everyone's trust and effort. Our emotions for our motherland also reflect our shared perspectives. India's national song, Vande Mataram, and the Ethiopian national anthem both refer to our land as the mother. They inspire us to take pride in the heritage, culture, national beauty, and protect the motherland. उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक काबिल एतमाद पार्टनर है। भारत के साथ शराकतदारी, बराबरी और दोस्ती के जज्बे पर मबनी है। लिहाजा इथोपिया और भारत के दरमियान साइबर सिक्योरिटी और इलाकाई सलामती समेत दिफा और दीगर शोबों में मिलकर काम करने के बेपनाह इम्कानात हैं। We are natural partners in regional peace, security, and connectivity. Our commitment to mutual security becomes stronger with the signing of the Defense Cooperation Agreement earlier this year. This arrangement focuses on closer military cooperation. It includes collaboration in cybersecurity, in defense industries, in joint research, and in capacity building. I take this opportunity to thank Ethiopia for your solidarity after the terrorist attack in India in Pahalgam in April.
वज़ीर-ए-आज़म ने इथियोपिया के साथ तिजारत और टेक्नोलॉजी को नई सतहों पर ले जाने और आवाम से आवाम के ताल्लुकात को गहरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत अपने डिजिटल तजुर्बात का इश्तराक करने के लिए तैयार है। As you roll out the Digital Ethiopia 2025 strategy, we are ready to share our expertise and our experience with Ethiopia. And we are honored that you have picked India as a trusted partner to develop the data center for your foreign ministry. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म अबी अहमद और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के स्पीकरों के साथ मिलकर भारत के एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत दरख्त लगाए। ये मुश्तरका सरगर्मी दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात की अलामत है। और दीगर खबरों की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान कहा कि दिल्ली से मेरठ तक रोड का सफर अब बहुत छोटा होगा। दिल्ली से देहरादून तक एक नई सड़क बनाई गई है जो 10 से 15 दिनों में शुरू कर दी जाएगी और अब मुसाफिर सिर्फ 2 घंटे में ये सफर मुकम्मल कर सकते हैं। हमने दिल्ली मेरठ रोड उनके गांव जाने के लिए अच्छा बनाया। पहले 3.5 घंटे लगते, अब 45 मिनट में वो जा रहे हैं। और इसके बाद हमने दिल्ली देहरादून ये नया रोड बनाया है और दिल्ली देहरादून में जो 36 किलोमीटर जो हमारे अक्षरधाम मंदिर से बना है ये, उसको हमने पायलट चलने के लिए अलाउ भी कर दिया है और 10-15 दिन में दिल्ली देहरादून भी पूरा हो जाएगा और फिर दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि फास्टैग को तब्दील करने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF सिस्टम मुतारुफ कराया जा रहा है और इसके तहत गाड़ियां तकरीबन 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से रुके बगैर टोल प्लाजों पर पार कर सकेंगी और इस निज़ाम में नंबर प्लेट की शिनाख्त AI और फास्टैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। लेन फ्री फ्लो, पहले हमारे पास टोल पर पैसे देने पड़ते थे तो उसके कारण कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट लगते थे। फिर फास्टैग आ गया तो फास्टैग आने के बाद ये 60 सेकंड तक आया है। अब फास्टैग के जगह पर ये मल्टी लेन फ्री फ्लो आने के कारण 80 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली जाएगी तो टोल नाके पर कोई रोकेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। तो ये इसके कारण वेटिंग पीरियड लगभग 0 करने का हमारा प्रयास है। इसमें नंबर प्लेट और रिकॉग्निशन प्लस AI एंड फास्टैग ये योजना है और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए 2026 एंड तक हम 100% ये काम पूरा करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम जब पूरा होगा तो कम से कम 1500 करोड़ रुपए का फ्यूल बचेगा। न्यूक्लियाई तवानाई के पायदार इस्तेमाल और तरक्की बिल 2025 को गौर और मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश किया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बिल न सिर्फ भारत की तवानाई की हिफाजत के ज़ाब्ते को और मजबूत बनाएगा बल्कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। बिल सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया be taken into consideration. कुछ बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करते हुए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा और मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इससे सहमत होंगे कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल है। यदि आज हमें इस क्षण की अहमियत का शायद उतना शिद्दत से एहसास नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यकीन है आने वाली नस्लें जब इस मुल्क का इतिहास तारीख लिखेंगी तो ये विधेयक एक मील के पत्थर, एक माइलस्टोन की तरह उल्लेखित किया जाएगा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का किरदार आलमी सतह पर बढ़ रहा है। शफाफ तवानाई की तरफ बढ़ना वक्त की अहम ज़रूरत है और हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई का हदफ मुकर्रर किया है। भारत का भौगोलिक स्तर पर
रोल भी बढ़ रहा है, भूमिका भी बढ़ रही है। And if we have to be a global player effectively, we have to live up to global benchmarks, follow global parameters, and adopt global strategies. आज सारा विश्व क्लीन एनर्जी की जानिब बढ़ चुका है और हमने भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बाई 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार संभालते ही कॉप मीटिंग में घोषणा की थी नेट जीरो बाई 2070। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और बढ़ती हुई एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए ये भी जरूरी है कि हम पेट्रोलियम फॉसिल पदार्थों पर अपनी निर्भरता कम करें। दिल्ली में बीजेपी लीडर गौरव भाटिया ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि गांधी खानदान ने नेशनल हेराल्ड कंपनी के करोड़ों के असासों में गबन किया है। नेशनल हेराल्ड एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो इन्होंने हड़पी है, इसमें 7 साल की सजा है और ये मामला अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। पत्रकार बंधुओं ने ये सवाल आज प्रेस वार्ता में पूछा तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास इसका कोई उत्तर था और ना अभिषेक मनु सिंघवी जी जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पास कोई उत्तर था। इसको निरस्त कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट गई सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी। प्रथम दृष्टया दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कोई वजह नहीं है कि इस मामले को निरस्त किया जाए, राजनीतिक द्वेष नहीं दिखाई दिया। गौरव भाटिया ने मनरेगा का नाम तब्दील करने पर ऑपोजिशन की मुखालिफत के बारे में कहा कि कांग्रेस को तरक्की याफ्ता भारत से मसला है। हमारा मकसद 1.4 बिलियन लोगों की तरक्की है, जबकि उनका हदफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरक्की है। कांग्रेस पार्टी आज वो पार्टी है जिसको हर बात से नफरत है। को सबसे बड़ी चिंता है वीबी, विकसित भारत। जिस विकसित भारत का सपना देख के जमीन पे उतार रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लिए 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनका सशक्तिकरण हो, उनका विकास हो, यह हमारा लक्ष्य है। और उनका लक्ष्य है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इनका विकास कैसे हो। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इजराइल के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने आज यरूशलेम में इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को नए ख्वाहिशात पेश की हैं और दोनों फरीक ने टेक्नोलॉजी, मईशत, हुनर और सलाहियत, राब्ते और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने इलाकाई और आलमी मसाइल पर वजीर आज़म नेतन्याहू के नुक्ता नज़र को अहम करार दिया। वजीर खारजा ने इजरायली वजीर खजाना और सनत से भी मुलाकात की और दोनों रहनुमाओं ने सरमायाकारी और इख्तराई ताउन पर तबादला ख्याल किया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के हवाले से अहम मालूमात सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलवी हुक्काम ने फायरिंग करने वाले एक मुलजिम साजिद अकरम की शिनाख्त कर ली है, जिसका ताल्लुक हैदराबाद से बताया जाता है। तेलंगाना के डीजीपी के दफ्तर ने एक सरकारी बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि साजिद अकरम, जो कि बीकॉम ग्रेजुएट है और 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया था और वहां उसने एक यूरोपीय खातून से शादी की और उसके 2 बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के शहरी हैं। साजिद ने भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल किया और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद से वो 6 बार भारत का दौरा कर चुका है। हैदराबाद में उसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। ये दहशतगर्दाना हमला इतवार को सिडनी के इलाके बॉन्डी बीच में उस वक्त हुआ कि जब यहूदी बिरादरी हनुका का त्यौहार मना रही थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद मारा गया, जबकि उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। हमले में 15 अफराद की जाने गई और इस वाक़े से ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का चौथा मैच आज लखनऊ के इरकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
सूर्य कुमार यादव की क़यादत में टीम इंडिया का मकसद ये मैच जीत कर सीरीज में नाकाबिले तस्खीर बढ़तरी हासिल करना है। मेहमान टीम सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ ही हमारा ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।